हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाद तंत्र। राजस्थान के अपवाद तंत्र में अपन ने अरब सागर का अपवाद तंत्र पढ़ लिया है, आंतरिक अपवाद तंत्र पढ़ लिया है और अब अपना बचा है आखिरी बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। वो अपना जो अरब सागर का अपवाद तंत्र था और आंतरिक अपवाद तंत्र था वो अपन ने लगभग 1-1.25 घंटे की टोटल क्लास है, 3 क्लासें हुई हैं अब तक, उन सब में अपन ने पढ़ लिया है। अरब सागर का अपवाद तंत्र की पहली वीडियो थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि उसमें लूनी नदी के बारे में बताया था। वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में था क्योंकि लूनी नदी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और वो काफ़ी डिटेल में बनते हैं, इसलिए वो बताया था। जो बाकी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, कहाँ गिरती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कौन से ज़िले में है, उससे रिलेटेड या उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए अपन ने वो वीडियो काफ़ी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखी है ताकि आपका रिविजन फटाफट हो जाए। और बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र में भी अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, ना ज़्यादा लंबा करना है ना ज़्यादा छोटा करना है, मीडियम रखेंगे जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए। और उससे बाहर अपने को नहीं पढ़ना है, ना ज़्यादा लंबा करना है और ना ही एकदम शॉर्ट में पढ़ना है, मीडियम साइज रखेंगे। और इसमें ऐसे करेंगे कि पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दूंगा और उसके बाद अपन मैप से पढ़ लेंगे कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का अपवाद तंत्र में अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। तो टॉपिक डालते हैं अपना। बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले अपन बात करते हैं चंबल नदी की। और चंबल नदी से आपको पता ही है, एग्जाम में एक नए क्वेश्चन तो बनता ही है कि इस पर 2-3 बांध भी स्थित है, कौन कौन से जिलों से निकलती है, ये उत्खात स्थलाकृति बनाती है या फिर उसको बीहड़ स्थलाकृति बोलते हैं, वो सब स्थलाकृति चंबल नदी निर्माण करती है। तो सबसे पहले इसके उद्गम की बात करते हैं कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम, चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। फिर अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से तो पर उद्गम होता है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है। तो लिखते हैं राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश करती है ये भैंसरोडगढ़ से। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर चंबल नदी कौन से जिले से या कौन से स्थान से प्रवेश करती है, वो अपना हो जाएगा भैंसरोडगढ़। और ये कहाँ पर है वो हम अभी आने वाली स्लाइड में या अगली स्लाइड में अपन मैपिंग से पढ़ेंगे। चंबल नदी कहाँ पर है, बनास नदी कहाँ पर है, तो इनकी सहायक नदियाँ हैं वो नदियाँ भी कहाँ पर है, वो सब अपन मैप से पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ से। टोटल जिलों की बात करते हैं तो ये 6 जिलों से प्रवाहित होकर निकलती है, यानी 6 जिलों में प्रवाहित है ये नदी। फिर अपन बात करते हैं अगला इसका कि समापन कहाँ पर होता है इस नदी का। समापन, उद्गम तो हो गया मध्य प्रदेश, समापन होता है इसका इटावा के मुरादगंज में, इटावा के मुरादगंज में यमुना में मिलती है, ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ अपने को एक तो मेन या अपन बात करें बेसिक होगी। इटावा कहाँ है, इटावा है यूपी जिले, यूपी राज्य के अंदर। देखो, उद्गम होता है मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से। राजस्थान में प्रवेश कौन से स्थान से होती है, भैंसरोडगढ़ से। 6 जिलों में प्रवाहित होती है राजस्थान में और इसका समापन होता है इटावा के मुरादगंज में, यमुना में जाकर ये मिल जाती है। ये हो गई चंबल नदी। और इटावा कहाँ पर है, यूपी राज्य के अंदर। फिर अपन इन जिलों की बात करेंगे कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं जिले। तो अपन जिलों की बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों से निकलती है। तो सबसे पहले आ जाएगा चित्तौड़गढ़ से, और ये भैंसरोडगढ़ है ना, ये चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है, ये अपना चित्तौड़ में ही स्थित है भैंसरोडगढ़। सबसे पहले हो गया चित्तौड़ से, उसके बाद कोटा, कोटा के बाद जाएगी बूंदी में, और बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली और फिर उसके बाद धौलपुर। यहाँ पे लिखते हैं अपन सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये अपने हो गए 6 जिले जो चंबल नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के स्थान से प्रवेश करती है, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से जाकर ये यूपी में चल जाती है। यूपी के इटावा में, मुरादगंज में, यमुना में जाकर इस नदी का समापन हो जाता है या उसमें जाके मिल जाती है। फिर अपन बात करते हैं कि इस नदी की लंबाई कितनी है।
लंबाई की बात करें तो लंबाई हो जाएगी 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी लंबाई है। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि इस पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं। बांध, चंबल नदी पर बांध बने हुए हैं चार कौन कौन से बांध हैं, जिसमें से एमपी के अंदर तो एक है और राजस्थान के अंदर 3 है। तो सबसे पहले एमपी में हो जाएगा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। फिर अपन बात करते हैं बाकी के बचे हुए राजस्थान में सबसे पहले आ जाएगा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। फिर अपना हो जाएगा जवाहर सागर, और फिर अपना हो जाएगा कोटा बैराज। और इनका क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में, कि ऐसे पूछा जाएगा कि उद्गम से लेकर मुहाने तक, यानी ये अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक बांधों का क्रम बताइए। तो ये ऐसा वाला ही क्रम है, यानी यहाँ से उद्गम होता है, तो यानी उद्गम अपने मध्य प्रदेश में होता है, तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बना हुआ है, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। ये अपने को याद रखने हैं उद्गम से लेकर मुहाने तक, यानी मध्य प्रदेश में ये है, फिर उसके बाद ये वाला बांध बना हुआ है, फिर ये वाला बांध बना हुआ है, और फिर कोटा बैराज बांध बना हुआ है। और इनमें से कोटा बैराज बांध ही एक अकेला है जिसका उपयोग सिंचाई के लिए होता है, बाकी इनमें से बिजली बनती है। इसका हो जाएगा सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि चंबल नदी के ऊपर कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश में एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है गांधी सागर। फिर अपने राजस्थान की बात करते हैं, बचे हुए बांध 3 वो राजस्थान के अंदर है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। कोटा बैराज भी कोटा के अंदर है, जवाहर सागर अपना ये भी कोटा में है, और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, और गांधी सागर अपने मध्य प्रदेश में। और ये अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक, यानी उद्गम हो गया कि जहाँ से नदी निकलती है, और मुहाना हो गया जहाँ पे नदी समाप्त होती है, उसके क्रम से मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जलप्रपात पे, इसके इस नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात स्थित बात करें तो ये अपना हो जाएगा चूलिया जलप्रपात। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये अपना हो जाएगा चंबल नदी पर। ठीक है, ये अपने याद करने लायक क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। फिर अपन आगे बात करते हैं इसी के बारे में कि इस नदी की विशेषता क्या होती है, या इसके बारे में एक फैक्ट लिख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सर्वाधिक अवनलिका अपरदन, सर्वाधिक अवनलिका अपरदन इसी नदी के माध्यम से होता है, इसी नदी के माध्यम से होता है। ये चीज अपने को बात याद रखनी है। अवनलिका अपरदन क्या हो गया कि मिट्टी अपने साथ, जो नदी अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती है, उसको बोलते हैं अवनालिका अपरदन। और ये अवनालिका अपरदन राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा चंबल नदी ही करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है, तो अपना उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। सहायक नदियां, चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो उन सहायक नदियों की अपन बात करते हैं तो कुन्नू, मोटा मोटा याद रखना है, ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं है कि याद ही रखनी है ये सारी। कोई एग्जाम में पूछ ली जाती है कि चंबल नदी की सहायक नदियां बताइए, तो ये हो जाएंगे इसकी कुन्नू, बामनी, घोड़ा पछाड़। फिर अपनी हो जाएगी आलनिया, उसके बाद हो जाएगी कुशल और सीप। फिर अपन परवन, परवन के बाद मेज, काली सिंध,
फिर काली सिंध के बाद अपने चंद्रभागा, चंद्रभागा के बाद पार्वती, और फिर अपना हो जाएगा आहू। ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कुन्नू, बामनी, घोड़ा पछाड़, सीप, कुशल, आलनिया, परवन, मेज, काली सिंध, चंद्रभागा, पार्वती, आहू। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, या इनमें से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है, ये हो गई। फिर अपन एक बार ऐसे देखते हैं कि जैसे ये अपनी चंबल नदी है, ये अपनी ऐसे चंबल नदी है, यहाँ पर ये जनापाव की पहाड़ियाँ हैं। फिर अपन बात करते हैं, ठीक है, और ये अपनी यहाँ पे आ गई यमुना। तो ये तो यमुना में आकर मिल गई यहाँ पर यूपी के अंदर इटावा के मुरादगंज में। ठीक है, फिर यहाँ से बात करते हैं, ये अपनी यहाँ पे आ गई बनास, ये हो गई बनास। फिर यहाँ पे आ गई मेज, यहाँ पे मिल रही है मेज नदी, ये वाली मेज हो गई, और अपनी बनास भी हो गई। फिर अपन बात करते हैं कि यहीं पर आकर मिल रही है, यहीं से ही आके मिल रही है सीप। ठीक है, फिर यहाँ पे आके मिल रही है पार्वती, सीप के बाद हो उसकी अपनी पार्वती। फिर जो यहाँ पे मेज नदी है, यहाँ पर ही आके मिल रही है, यहाँ से आ गई अपनी काली सिंध नदी, ये तो है काली सिंध, और ये अपनी हो गई यहाँ पे आहू नदी। ठीक है, ये हो गई आहू। तो ये काली सिंध और आहू यहाँ पे मिल रही है, और फिर ये जाके यहाँ पर जहाँ पर मेज नदी मिल रही है वहीं पर ही जाके मिल रही है, और इस नदी में यहाँ पर मिल रही है चंद्रभागा नदी। ठीक है, और फिर इसी नदी में यहाँ पर मिल रही है, ये वाली नदी बोलते हैं इसको, ये अपनी हो जाएगी परवन नदी। ठीक है, ये कुछ इसकी मैंने आपको एक बार रफ डायग्राम सा बनाया है। फिर जो मेन डायग्राम है जो अपन बोल रहे हैं मैपिंग वाला, वो भी है अपने पास। जैसे ये रहा, ये चंबल की है, ये अपनी यहाँ से चंबल नदी जा रही है। ठीक है, और ये यहाँ से निकल गई, ये बामनी नदी मिल गई यहाँ पर, ये काली सिंध मिल रही है, ये आहू मिल रही है, ये पार्वती मिल रही है, मोरेल भी इसी के अंदर मिल रही है। फिर ठीक है, ये बनास है, बनास नदी भी मोरेल में मिल रही है, मोरेल फिर यहाँ के चंबल में आकर मिल रही है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ये है इसका चंबल नदी का वह तंत्र। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी की बात करें तो बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। इसका उद्गम हो जाएगा खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। ठीक है, यहाँ पे बनास नदी का उद्गम हो जाएगा, और इसका क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। फिर इसकी लंबाई की बात करें कि राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 480 किलोमीटर। ठीक है, फिर कौन कौन से जिलों से होकर निकलती है या कितने जिलों से है, तो इसका भी हो जाएगा 6 जिला। फिर इसके समापन की बात करें कि इसका समापन कहाँ पर होता है, समापन होता है इसका सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, और ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और कौन सी जगह पर, रामेश्वर नामक जगह पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। फिर अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी मैदान बनाती है ये, इस नदी से निर्मित मैदानों की बात करते हैं अपन। इस नदी से निर्मित मैदान कौन कौन से मैदान बनाती है, तो ये आएगा एक तो पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान, उसके बाद मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मालपुरा करौली का मैदान किस नदी के द्वारा बनाया गया है, बनास नदी के द्वारा। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों की बात करें कि इस नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, बनास नदी की सहायक नदियां,
तो बनास नदी की सहायक नदियों में नंबर आता है बेडच, मेनाल, कोठारी, मानसी, उसके बाद मोरेल और खारी। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। मैप में देखते हैं, ये अपनी बनास नदी रही यहाँ पर, ये रही यहाँ पर बनास नदी, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? मोरेल हो गई, खारी हो गई, कोठारी हो गई, बेडच हो गई। ये सब इसकी बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? बेडच, ये यहाँ से बेडच हो गई। फिर अपन बात करते हैं कोठारी, ये हो गई कोठारी नदी भी इसी की वो है, सहायक नदी है। फिर अपन बात करते हैं खारी नदी की, खारी नदी भी इसी की सहायक नदी है। फिर अपन बात करते हैं मोरेल की, तो मोरेल भी इसी की सहायक नदी है। तो ये इसकी, और ये यहाँ पे सवाई माधोपुर जिले में आकर चंबल नदी में मिल जाती है बनास नदी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगली नदी की, बाणगंगा नदी। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के उद्गम की बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है इसका बैराठ की पहाड़ी, उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ी, जयपुर से। फिर अपन बात करते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। जिलों की बात करते हैं, कितने जिलों से बहकर गुजरती है? 3 जिले हैं। कौन कौन से? जयपुर, दौसा और भरतपुर। जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये 3 जिले हो जाएंगे इसके। फिर अपन इसके बोलते हैं उपनाम की। इसके उपनाम कौन कौन से? उपनाम भी बोला जाता है इसको बहुत बार। उपनाम हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो अर्जुन की गंगा, और अर्जुन की गंगा नामक या फिर अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। या अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाणगंगा नदी को। फिर अपन बात करते हैं ताला, भी इसी का ही नाम है, ताला। फिर इसको बोलते हैं रुंडित नदी। रुंडित नदी किसको बोला जाता है? बाणगंगा नदी को। फिर अपन बोलते हैं गुमठी व सूरी, ये सब इसी का ही उपनाम है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अर्जुन की गंगा किसको बोलते हैं? बाणगंगा नदी को। ताला नदी किसको बोलते हैं? बाणगंगा को। रुंडित किसका उपनाम है? बाणगंगा का। गुमठी व सूरी नदी भी किसका उपनाम है? बाणगंगा का। फिर अपन बात करते हैं कि इसके ऊपर बांध कौन सा बना हुआ है? इस नदी पर बांध, तो इस नदी पर बांध की बात करें तो वो हो जाएगा जमुआ। इस नदी पर बांध हो जाएगा जमुआगढ़। और जमुआगढ़ बांध कौन से पर है? यह है 1903 में बना था। ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। फिर अपनी बच गई है गंभीरी नदी। अब बच गई है गंभीरी नदी, और ये देखो ये अपनी हो गई यहाँ पर बाणगंगा नदी। ये रही यहाँ पर बाणगंगा नदी, ठीक है। ये है यहाँ पे बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी बैराठ की पहाड़ी, ये अपना जयपुर हो गया, यहाँ बैराठ की पहाड़ी से निकलती है। 3 जिले से निकलती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर से। ये अपना भरतपुर हो गया, ये इधर दौसा हो गया और ये इधर हो गया जयपुर, और ये अपना है अलवर, ठीक है। और लंबाई इसकी 240 किलोमीटर है। जमुआगढ़ इस पर बांध बना हुआ है। बस इसके बारे में इतना याद रखना है। इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। और ये सब अपने बंगाल की जो खाड़ी का अपोतंत्र है उसके, उस बंगाल की खाड़ी के अपोतंत्र का ये हिस्सा है, ठीक है। अब अपनी बच गई है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा उत्पन्न, यानी इसका उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम हो जाएगा इसका करौली के हुरड़ गांव से। करौली के हुरड़ गांव से उसका उद्गम होता है। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई हो जाएगी 230 किलोमीटर, ठीक है। फिर इस गंभीरी नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? इस गंभीरी नदी पर बना हुआ है पांचना बांध। और पांचना बांध की खासियत क्या है कि ये मिट्टी से बना बांध है। मिट्टी से
बना बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है? ये अपने करौली जिले में स्थित है। ये करौली में स्थित है, करौली में स्थित। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना बांध। कहाँ पर स्थित है? करौली जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो ये अपना हो जाएगा गंभीरी नदी पर है। फिर इसकी सहायक नदी की बात करते हैं कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। सहायक हो जाएगी पार्वती सेकंड, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी हो गई। और मैप में देखें तो ये हुई अपनी मैप, और यहाँ पर है अपनी, कलर चेंज करते हैं अपन, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी की बात करें तो गंभीरी नदी इस मैप में नहीं है। ठीक है, इस मैप में आपकी गंभीरी नदी नहीं दे रखी इन लोगों ने। तो अपन वैसे ही मैप बनाते हैं, दूसरा मैप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे बना दिया अपन ने दूसरा मैप, ये अपना हो गया राजस्थान। तो जो गंभीरी नदी है, ये अलवर वाला हिस्सा हो गया, ये भरतपुर हो गया, ये कुछ अपना दौसा हो गया। तो यहाँ से निकलती है ये, यहाँ से ऐसे निकलती हुई ये ऐसे जाती हुई, और ये यहाँ पे जाके यमुना के अंदर मिल जाती है। यानी इसका समापन भी कहाँ होता है? यमुना में होता है। ये अपनी गंभीरी नदी हो गई। ये अपना बंगाल की खाड़ी का पथ अंतर कंप्लीट हो गया है। कौन कौन सी नदियाँ थी इसमें? चंबल नदी थी, बनास नदी थी, और सबसे ज़्यादा तो चंबल नदी ही इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बांधों का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से बांध स्थित हैं, या फिर कितने बांध स्थित हैं। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी चंबल की, वो भी अपन ने पढ़ ली। बनास नदी भी देख लिया है, बाणगंगा नदी भी देख ली है, और गंभीरी नदी भी देख ली है। ये अपन का राजस्थान का पथ अंतर कंप्लीट हो गया है। अगला अपना टॉपिक है कि राजस्थान के त्रिवेणी संगम पढ़ेंगे अपन, और राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात पढ़ेंगे, नदी पर स्थित शहर पढ़ेंगे, और नदी के तट पर स्थित सभ्यताएं ही भी पढ़ेंगे, और दुर्ग भी पढ़ेंगे। ये सब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है संकलन क्लासेस, इसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको PDF मिलेगी और वीडियो का लिंक भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।